है एवरीवन, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी इश्क मुर्शिद, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 12। मंगल से बात करने के बाद इस वक्त रमा चौधरी अपने हाथ में अभी भी अपने फ़ोन को पकड़े किसी सोच में नजर आ रही थी। लेकिन उनके सामने ही खड़ी शताक्षी थोड़ी घबराई हुई सी भी नजर आ रही थी। भाभी, आप श्योर तो है ना कि जो प्लान आपने बनाया है वो सक्सेस होगा? जिस पर अभी रमा चौधरी कुछ कहती उससे पहले ही शताक्षी ने आगे कहा, लेकिन एक बात आप शायद भूल रही हैं। आपको अपने इस प्लान से कृष्णकांत भैया को थोड़ा दूर रखना होगा। अगर वो बीच में आए तो। ऐसा कुछ नहीं होगा शताक्षी। जब इज्जत की धज्जियाँ उड़ती हैं तो कोई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे सालों पहले उस राधे श्याम ने मेरे अम्मा बाबा के मुंह पर कालिक पोता था, उनके इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई थी। उस वक्त भी कोई कुछ नहीं कर पाया था। और आज भी देखना, लोग तमाशा देखने के अलावा कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। शताक्षी की बातों को काटते हुए रमा चौधरी ने काफ़ी सख्ती में कहा था। लेकिन उनकी बातों को सुन शताक्षी पूरी तरह से चौंक गई थी। अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं कहूँ कि भाभी, जब उस सिया को इतनी बड़ी सज़ा दे रही हैं तो इसके पीछे की वजह भी कोई बड़ी ही होगी। अब सारा मामला मुझे समझ में आया कि कैसे भाभी एक तीर से दो शिकार करने चली हैं। इसके जरिए आपके लाडले राम की ज़िंदगी से भी सिया हमेशा के लिए बाहर हो जाएगी और वो राधे श्याम, उसके साथ भी आपका पुराना हिसाब चुकता हो जाएगा। वाह भाभी वाह, आप तो पूरी पक्की खिलाड़ी निकली। इस बार अपनी बातों को कहते हुए शताक्षी के चेहरे पर एक हंसी फैल गई थी। तो वही वैसी ही एक मुस्कुराहट रमा चौधरी के चेहरे पर भी था। तो उधर दूसरी तरफ सिया को काफ़ी देर तक खामोश देख कंचन भी अब तक उसके बगल में ही जाकर बैठ गई थी। सिया, देख, मैं तेरी सहेली हूँ, इसलिए तेरी हर बातों पर मैं आंख मूंद कर भरोसा करती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तेरी इन बातों को सुनकर किसी दूसरे को तुझ पर भरोसा होगा, खासकर ये जानते हुए कि वो इस वक्त अयोध्या में नहीं बल्कि कानपुर में है। सबको तेरी बात झूठ ही लगेगी। वो सब तो ठीक है कंचन, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मंगल या उसकी अम्मा ने तुमसे झूठ क्यों कहा। इस वक्त ऐसी भी क्या बात हो गई है जिसके लिए उन्हें तुझसे और तेरे घर वालों से इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा। कंचन की बातों पर जवाब देते हुए सिया ने कहा था, जहाँ अभी भी वह किसी सोच में उलझी हुई थी, तो वह इस बार कंचन ने अपने सिर को झटकते हुए आगे कहा, पता नहीं यार, अगर बात मेरे बाबा के कर्जे की ना होती तो मैं खुद उस जैसे नीच प्राणी से कभी भी ब्याह के लिए तैयार नहीं होती। अब क्या करूं? राम जी ने हमें पैदा तो कर दिया, लेकिन हमारी किस्मत में उस मंगल जैसे जीवन साथी के रूप में नीच प्राणी का भी चुनाव किया है। साथ तो निभाना ही पड़ेगा ना। इस वक्त अपनी बातों को कहते हुए कंचन के चेहरे पर एक मायूसी थी। तो वह सिया हैरानी में बस उसे ही एकटक देख रही थी। लेकिन अगले ही पल कंचन खुद को नॉर्मल करते हुए मुस्कुरा भी दी थी। अच्छा, ये सब छोड़, अभी चल जल्दी से तैयार हो जाते हैं। बारात भी बस आने ही वाली होगी, और ऐसे में अगर हम देर हो गए तो निर्मला चाची जी का गुस्सा किस रूप में बरसेगा तुम अच्छे से जानती हो। इस बार कंचन की बातों को सुन सिया ने भी हल्का मुस्कुरा दिया था, और कुछ घंटे पहले हुए उस घटना को भुलाते हुए वह भी कंचन के साथ तैयार होने चली गई थी। कुछ घंटे बाद अयोध्या की गलियां ढोल नगाड़े व बैंड बाजा से गूंज उठा था। राधे श्याम जी अपने नाते रिश्तेदारों के साथ दरवाजे पर बारात के स्वागत में खड़े हो गए थे। तो वही घर के भीतर एक कमरे में दुल्हन के जोड़ों में सजी राधा, जिसके चेहरे पर इस वक्त हल्की घबराहट थी, तभी पास ही खड़े सिया के बाजुओं को काफ़ी मजबूती से पकड़ते हुए कहा, सिया, ना जाने क्यों आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होगी ना? अरे जीजी, अब बेवजह परेशान हो रही हैं। कहीं कुछ भी अनहोनी नहीं होगा। और देखिएगा कैसे हंसते मुस्कुराते हुए जीजा जी आएंगे और आपको अपने साथ लेकर अपने घर भी लौट जाएंगे।
सिया ने मुस्कुराते हुए कहा था, लेकिन दरवाजे तक आते ही बैंड बाजा की आवाज़ अचानक से बंद हो गई थी और तभी माहौल में भी काफ़ी देर तक सन्नाटा पसर चुका था, जिसे सुनते हुए अभी सिया या फिर कोई और कुछ कहता उससे पहले ही निर्मला जी काफ़ी गुस्से में दौड़ते हुए कमरे के भीतर आईं और गुस्से में सिया के बाजुओं को पकड़ते हुए उसे लगभग खींचते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी, जिसे देख सिर्फ सिया ही नहीं, वहाँ मौजूद राध्या, कंचन और खुद राधा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। तभी सबके तरफ देखते हुए कंचन ने कहा, तुम दोनों यही रुको, मैं बाहर देख कर आती हूँ कि अचानक से चाची जी सिया को लेकर कहाँ गई हैं। और खुद भी कमरे से बाहर निकल आई थी। तो वही घर के बाहर एक तरफ बाराती शांत खड़े थे, लेकिन उनके सामने राधे श्याम जी अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए लगभग गिड़गिड़ा उठे थे। भाई साहब, ऐसा मत कीजिए, ये मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है, ये हमारे घर की इज्जत की बात है। राधे श्याम जी, हमने भी आपके घर से रिश्ता यूं ही नहीं जोड़ा था। हमें लगा था कि आप काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए अपने बेटे का रिश्ता आपके घर से जोड़ा था। उन शांत खड़े बारातियों के सामने ही खड़े एक व्यक्ति, जिनकी उम्र लगभग राधे श्याम जी के ही बराबर था, लेकिन इस वक्त उनकी बातों में एक गुस्सा भी साफ नजर आ रहा था। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि आपके घर की बहू बेटियां ऐसी भी होंगी। नहीं भाई साहब, ये सब झूठ है। हमारी बच्चियां ऐसी नहीं हैं। वो तो उस व्यक्ति की बातों को सुन राधे श्याम जी ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उस शख्स ने उनकी बातों को काटते हुए कहा, लीजिए, आ गई आपकी बेटी, उसी से पूछ लीजिए कि क्या सच है और क्या झूठ है। निर्मला जी के साथ बाहर आती सिया को देख उस शख्स ने कहा था, जिसे सुनते ही राधे श्याम जी के चेहरे पर भी अब तक एक गुस्सा साफ नजर आने लगा था। सिया के सामने कुछ तस्वीरों को रखते हुए राधे श्याम ने गुस्से में ही कहा था, सिया, ये तस्वीरें जो बता रही हैं, क्या वो सच है? तो वही सिया सामने उन तस्वीरों में खुद को राम के साथ देख हैरान थी, क्योंकि ये उस वक्त की तस्वीरें थीं जब वो मंगल से बचकर भागी थी और एक डर वो घबराहट में राम के गले से लग गई थी। लेकिन इस वक्त उन तस्वीरों को देखते हुए सिया खामोश थी, तो वही उसकी नज़रें भी अब तक नीचे झुक गई थी, जिसे ऐसे देख राधे श्याम जी का चेहरा गुस्से में काला पड़ चुका था और गुस्से में ही उन्होंने अब तक सिया के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया था, जो इतना तेज था कि सिया की पलकें कस चुकी थी। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के साथ साथ राधे श्याम जी की भी आंखें छलक आई थी। तभी कृष्णकांत जी लगभग गुस्से में ही चीखते हुए बोले, राधे, ये तो क्या कर रहा है? अपनी जवान बेटी पर ऐसे कोई हाथ उठाता है भला? लेकिन राधे श्याम जी खामोश थे। तो वही कृष्णकांत जी ने आगे बढ़कर सिया के कंधों को पकड़ते हुए कहा, इन तस्वीरों में अकेली तेरी बेटी सिया ही नहीं, मेरा बेटा राम भी मौजूद है। तो फिर किसी एक को ही गलत ठहराना और उसे सजा देना, ये कहाँ का न्याय है? और पास ही खड़ी शताक्षी की तरफ देखते हुए उन्होंने आगे कहा, राम को बुला कर लाओ। लेकिन यहाँ राम की क्या जरूरत है इन सब में? तभी कृष्णकांत जी की बातों का जवाब देते हुए रमा चौधरी ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन कृष्णकांत जी गुस्से से भरी आंखों को देखते हुए वह खामोश हो गई थी और शताक्षी घर के भीतर राम को बुलाने के लिए चली गई थी, जिसके कुछ क्षण बाद ही शताक्षी के साथ राम और अच्युत दोनों काफ़ी जल्दबाजी में बाहर आए थे, जिन्हें देख कृष्णकांत जी उन तस्वीरों को राम के सामने रखते हुए बोले, राम, ये सब क्या है? जब तुम सिया से नहीं बल्कि किसी और से शादी करना चाहते हो तो फिर ये सब क्या है राम? तभी उन तस्वीरों को देखते हुए राम की नज़रों में भी एक हैरानी थी। इसके साथ ही उसने एक तरफ खड़ी सिया की तरफ भी देखा, जो इस वक्त अपनी नज़रों को नीचे झुकाए, लेकिन उसकी आंखें अभी भी छलक रही थी। राम ने अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए कहा, नो डैड, इन फोटोग्राफ्स में जो कुछ भी दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बस आपको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जहाँ राम का इतना कहना था कि राधे श्याम जी की नज़रों में एक चमक साफ नजर आने लगी थी,
जैसे राम की इन बातों ने उनकी इज्जत और मान सम्मान को डूबने से बचा लिया हो। तो वही एक तरफ खड़ी रमा चौधरी भी इन बातों को अच्छे से समझ रही थी और कहीं मामला उनके हाथ से निकल न जाए, इस बार वो खुद आगे बढ़ते हुए राम के करीब जाकर खड़ी हो गई थी। राम, चलो माना कि ये हमें बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन इस तरह के पोज आखिर क्यों? उस वक्त इस तरह से गले मिलने की क्या ज़रूरत थी? वो मॉम उस वक्त सिया। लेकिन अचानक से कुछ सोचते हुए राम खामोश हो गया था। शायद उस वक्त सिया ने उससे जो कुछ भी कहा था, उसकी बातों के अलावा राम को उस बारे में कोई सबूत नहीं मिला था। साथ ही सिया की बातों में उसकी इज्जत की भी बात थी, इसलिए राम अचानक से खामोश हो गया था। लेकिन उसकी खामोशी रमा चौधरी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ला दिया था। तुम खामोश क्यों हो? बताते क्यों नहीं कि ये सब क्या है राम? हमने तो तुम्हें ऐसी परवरिश कभी नहीं दी थी, फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अरे ये क्या बताएगा? भला कोई अपने मुंह से अपनी ही रंगरलियां बयान करता है जो आज ये बताने चलेगा? तभी पीछे खड़ी बारात में से एक शख्स ने काफ़ी व्यंग्यात्मक तरीके से कहा था। लेकिन उसकी बातों को सुन राम के चेहरे पर एक गुस्सा साफ नजर आने लगा था और गुस्से में ही एक नज़र उसने सिया की तरफ देखते हुए उन सारी बातों को बता दिया था जो उस वक्त सिया ने उससे कहा था। लेकिन उसकी बातों को सुन इस बार राधे श्याम जी और कृष्णकांत जी दोनों चौंक से गए थे। यहाँ तक कि पूरे माहौल में भी एक सन्नाटा पसर चुका था। लेकिन तभी रमा चौधरी ने राम से सवाल करते हुए आगे कहा, क्या तुम्हें वो लड़का दिखाई दिया था? क्या नाम बताया तुमने? हाँ, मंगल। ये मंगल कौन है? क्या वो तुम्हें वहां पर नजर आया था? जहां अभी रमा चौधरी का इतना कहना था कि तभी एक तरफ खड़ी एक औरत ने काफी ऊंची आवाज में कहा, अरे ये लड़की झूठ बोल रही है। मेरा मंगल तो कल शाम ही अपनी मौसी के यहाँ कानपुर गया हुआ है। अगर मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो मंगल की मंगेतर से पूछ लो, जो इस लड़की की सहेली भी है। बोलो कंचन, इस वक्त मंगल कहाँ है? और लड़के तुम, जब तुमने मेरे बेटे को वहाँ पर देखा ही नहीं, फिर तुम किस आधार पर उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते हो? वो औरत यानी कि मंगल की माँ का इतना कहना था कि राम ने गुस्से में ही उनकी बातों का कोई जवाब देना चाहा था। लेकिन सिया कभी भी झूठ नहीं बोल सकती, वो। लेकिन इसके पहले ही रमा चौधरी ने उसकी हथेलियों को पकड़ते हुए कहा, राम तुम अंदर जाओ। बट मॉम, मैंने कहा ना अंदर जाओ। इस बार रमा चौधरी ने काफ़ी सख्ती में कहा था और राम के साथ अच्युत को भी भीतर जाने का इशारा कर दिया था, जिसे देख इस बार राम गुस्से में ही भीतर चला गया था। उसके पीछे ही अच्युत भी बढ़ गया था। तभी रमा चौधरी ने शताक्षी को कुछ इशारा किया, जिसे समझते ही इस बार शताक्षी कृष्णकांत जी की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन भैया वो राध्या आज दोपहर में पुरानी मंदिर की तरफ गई थी। उसे ही लाने के लिए मैंने राम को भेजा था। लेकिन सिया सिया वहाँ क्यों गई थी? अगर वो वहाँ गई ही ना होती तो शायद ये सब भी देखने को ना मिलता। इस बार शताक्षी की बातों को सुन सिया की पलकें कस चुकी थी, क्योंकि एक बार फिर से पूरे समाज के सामने उसके ऊपर एक दूसरा कलंक लगने जा रहा था। लेकिन इस बार भी अपने बचाव में सिया के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। तभी मंगल की माँ एक बार फिर से थोड़ी ऊंची आवाज में ही कहा, अरे बहन जी, अभी आप लोग कुछ नहीं जानती हैं, लेकिन ये पूरा मोहल्ला हर वक्त इस लड़की के मुंह से राम राम ही सुनता आ रहा है। मेरा राम ये, मेरा राम वो। रिश्ता टूट गया तो क्या से, लेकिन दिल के जज्बात थोड़ी खत्म हो गए हैं। मौका देखकर गई होगी आपके बेटे को फंसाने। खबरदार जो इसके आगे एक लफ्ज कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार मंगल की माँ अपनी बातों को पूरा कर पाती उससे पहले ही राधे श्याम जी गुस्से में चीख उठे थे। लेकिन तभी बारात के आगे खड़े उस शख्स ने उनकी बातों के बीच में ही कहा था, राधे श्याम जी, हमें क्षमा कीजिएगा। इतना सब कुछ जानने के बाद हम ये शादी नहीं कर सकते, इसलिए हम अपनी बारात को लेकर वापस जा रहे हैं।
जहाँ इस पर उस शख्स का इतना कहना था कि वहाँ मौजूद सभी चौंक से गए थे। लेकिन ऊपर खिड़की से अब तक सारा मामला देखते हुए राधा उसकी आंखें छलक आई थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है, लेकिन अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।